हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक डिस्कशन हमने किया था बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में, दैट वाज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिकॉज हम आज जो डिस्कस करने वाला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन एंड आई होप सो तुमको ये याद है कि हम कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और उसको जो बेसिक आइडियाज है वो एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसको अगर हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया विद ए रजिस्टर विच इज आल्सो कनेक्टेड विद द सर्किट। याद है ये कहानी? रजिस्टर आर, दिस इज कैपेसिटेंस सी, दिस इज ईएमएफ ई, राइट? सो डू वी एक्सपेक्ट द कैपेसिटर टू गेट चार्ज इंस्टेंटली, इमीडिएटली, कि फटाक से चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर? ऐसा तो होता नहीं है। अगर तुमको प्रॉपर इक्वेशंस याद है, कहानी याद है, तो तुमको याद होगा कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। कैपेसिटर में जो चार्ज का ग्रोथ होता है, जैसे कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको सप्लाई करेगा और ये नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा क्यू का जो वैल्यू है, क्यू का जो एक्सप्रेशन है, जिस फंक्शन को फॉलो करके इस कैपेसिटर प्लेट में चार्ज ग्रो करता है, दैट इज गिवन बाय क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू आर सी। है ना? याद है ना ये सब चीजें? ओके, वेयर टाउ इन दिस केस इज इक्वल टू 1 आर सी। देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। फाइनली इनफाइनाइट टाइम के बाद ये चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाके पहुंचता है, दैट इज क्यू नॉट तक जाके पहुंचता है। इज दैट क्लियर? मैं इसके फिलोसॉफी में थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि यार इस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, ये इंस्टेंटली चार्ज क्यों नहीं होता, फटाक से चार्ज क्यों नहीं होता? वो कौन सा रीजन है जो इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिले कर देता है? बहुत डिले कर देता है, राइट? सो ध्यान से देखो, ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है यार? रजिस्टर का काम है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो अगर ये रजिस्टर सर्किट में नहीं होता तो ये कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट, एज बिकॉज इट इज अपोजिंग द करंट। ये जो चार्जेस का फ्लो है उसको भी ये अपोज करता है, दैट इज अ रीजन इस कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। एट द सेम टाइम इसके पीछे और एक भी रीजन है। देखो ध्यान से, मैं तुमको ये भी बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे कैपेसिटर प्लेट्स में जब इस प्लेट में कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा होना चालू करेगा, इस प्लेट में जब नेगेटिव चार्जेस जमा होना चालू करेगा, तो नेक्स्ट जो इनकमिंग पॉजिटिव चार्ज है ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज इसको अपोज करेगा, और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ पर नेक्स्ट इनकमिंग नेगेटिव चार्ज है, वो जो प्री एग्जिस्टिंग नेगेटिव चार्जेस है, वो इनकमिंग नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? अपोज करेगा। सो दैट इज द रीजन कैपेसिटर चार्जिंग को बहुत टाइम लगता है। इज दैट क्लियर? डिस्चार्जिंग का भी यही कहानी है कि अगर मैं, एक मिनट, इसको हमने कह दिया चार्जिंग, राइट? अगर मैं डिस्चार्जिंग के बारे में देखूं, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है कि हम सर्किट से बैटरी को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है और हमने क्या क्या, ध्यान से देखना, दिस इज द रजिस्टर इन दिस केस, राइट? लेट अस से ये चार्ज था, लेट अस से इसके पास कितना चार्ज है, लेट अस से दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। एंड ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर बैटरी को सर्किट से हटा दिया। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज इंस्टेंटली, राइट? अगर इसके रास्ते में रजिस्टर नहीं होता और मैं पॉजिटिव प्लेट को डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देता, तो एक बड़ा सा नहीं, एक बहुत बड़ा फ्लैश निकलता, बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर देते और कैपेसिटिव प्लेट्स के अंदर का जो एनर्जी है वो फटाक से रिलीज हो जाता। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स को डायरेक्टली बिना कोई रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे, सारे नेगेटिव चार्जेस फटाफट भाग के आके पॉजिटिव प्लेट में जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा और सारा एनर्जी इंस्टेंटली रिलीज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टर है सर्किट में, इस डिस्चार्जिंग प्रोसेस को ये क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। इनफैक्ट इसको फुल्ली डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और जो चार्ज होगा Q, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस Q नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस t by tau। Is that clear? This is how the charge will decay. देखो ऐसा ही कुछ सिचुएशन बनता है अगर हम एक LR सर्किट के साथ डील करते हैं या RL सर्किट के साथ डील करते हैं। नाउ व्हाट इज LR RL सर्किट? देखो, अगर तुम्हारे सर्किट में एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर,
और ऐसे सिचुएशन में अगर तुम सर्किट में एक बैटरी को इंट्रोड्यूस करते हो तो होगा क्या, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ। देखो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रेजिस्टर का सर्किट में काम क्या है वो तुमको बहुत पहले से ही पता है। अभी ये सोच के देखो कि अगर मैं बैटरी को, ये जो बैटरी दिख रहा है ई, इसको अगर मैं सर्किट में इंट्रोड्यूस करता हूँ तो बैटरी का इंटेंशन क्या होता है। बैटरी एक सर्किट के लिए मोटिवेटर जैसा काम करता है, वो चार्जेस को मोटिवेट करता है कि भागो भागो करंट बना। बात समझ में आया। तो इस बैटरी को डालने के साथ साथ बैटरी क्या चाहेगा, बैटरी चाहेगा कि सर्किट में करंट जीरो से ग्रो करके कहाँ तक पहुंच जाए, जीरो से ग्रो करके ई बाय आर तक पहुंच जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो बैटरी है, इट वुड लाइक द करंट टू ग्रो फ्रॉम, ध्यान से सुनना ठीक है, टू ग्रो फ्रॉम I equal to 0 to I equal to E by R। याद है ना, E by R that is net EMF by net resistance of the circuit, उसका इंटेंशन ये होगा। बात को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। Now the point is, अब इस सर्किट में एक इंडक्टर भी प्रेजेंट है ना, इंडक्टर प्रेजेंट। और इंडक्टर है क्या यार, इंडक्टर एक सर्किट में कैसा काम करता है। सबसे पहला चीज जो तुमको समझना है कि इंडक्टर कब एक्टिव होता है और कब वो डॉर्मेंट होता है। जब सर्किट में करंट बदलता है, वैरी करता है, इंक्रीज करे डिक्रीज करे, तभी जाके एक इंडक्टर एक्टिव होता है। Otherwise, if there is no change of current in the circuit, inductor will just simply behave like a conducting wire. Is that clear? Now, as soon as I connect the battery in the circuit, we are expecting the current to grow instantly from 0 to E by R. बात समझ में आया? That means हम di by dt जो है वो बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ना, बिकॉज जस्ट इमेजिन कि अगर सर्किट में इंडक्टर नहीं होता, जस्ट इमेजिन कि अगर इंडक्टर नहीं है सर्किट में तो करंट का वैल्यू 0 से ई बाय आर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता। विद इन नो टाइम करंट का वैल्यू ई बाय आर तक पहुंच जाता। दैट मींस वी आर लुकिंग एट ए सिनेरियो वेयर डी आई बाई डी टी इज वेरी वेरी हाई। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया। लेकिन हमारा जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में रजिस्टर का साथ कौन दे रहा है, इंडक्टर दे रहा है। Is that clear? And we are basically dealing with the growth of current in a circuit. And under this circumstances, by Lenz's law, इस इंडक्टर में because current vary कर रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स भी vary करेगा, तो एक induced EMF डेवलप होगा। मैंने क्या कहा, एक induced EMF डेवलप होगा जिसका वैल्यू कितना होगा, जिसका वैल्यू होगा E that is equal to L di by dt। याद है ये चीज, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच विल डेवलप एंड बाय लेंस लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। बैक मतलब ये क्या करेगा, कॉस को अपोज करेगा। इन दिस केस द करंट इज ग्रोइंग, तो इस ग्रोथ ऑफ करंट को यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इस बैक ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगा that will be opposite to the polarity of this battery because ये बैक ईएमएफ करंट के ग्रोथ को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? फिर से इस इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ डेवलप होगा उसका जो पोलैरिटी होगा इस बैटरी के अपोजिट में होगा। बात समझ में आया? तो इस सर्किट में जो फाइनल करंट दौड़ेगा, इस सर्किट में जो फाइनल करंट दौड़ेगा उसके लिए कौन सा ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल होगा? What is the net EMF responsible for this? That is E minus छोटा e। बात समझ में आ? E जो है ये तो बैटरी वाला EMF है और ये जो छोटा e है that is the induced EMF। और जैसे कि मैंने कहा था जो induced EMF है वो बैटरी वाले EMF के अपोज करेगा, उसका पोलैरिटी अपोजिट होगा। बात समझ में आ? Is that clear? पक्का? So this is the EMF which will be present in the circuit and this EMF will decide the final current which will flow in the circuit। Is that clear? पक्का समझ में आया? और देखो जब तक EMF E माइनस ई होगा करंट का वैल्यू कभी भी E बाय आर तक पहुंच नहीं सकता। करंट का वैल्यू E बाय आर तक कब पहुंचेगा, जब छोटा e का वैल्यू 0 हो जाएगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ बैक EMF विल बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? फिर से और एक बार, तुम्हारे पास एक सर्किट है, तुमने बैटरी लगाया, करंट ग्रो करना चाहेगा लेकिन इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करेगा, करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा, वो एक बैक ईएमएफ प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे एग्जिस्टिंग बैटरी के ईएमएफ को अपोज करेगा। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ईएमएफ इन द सर्किट, दैट इज कैपिटल E माइनस छोटा e। सो व्हाट विल हैपन टू द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट विल ऑलवेज बी लेस देन कैपिटल E by R।
बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर फिर से एक बात याद करो, जैसे कैपेसिटर में चार्ज को ग्रो करने में बहुत टाइम लगा था, यहाँ पर करंट भी ग्रो करना चाहता है, करंट भी अपना वैल्यू 0 से लेके E/R तक बढ़ाना चाहेगा, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक EMF। अगर इंडक्टर नहीं होता तो इंस्टेंटली करंट का वैल्यू 0 से लेके E/R तक पहुंच जाता है। Because of this inductor, because of this back EMF, this current will also grow slowly and slowly. Is that clear? बात समझ में आया? तो आफ्टर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम के बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। बहुत टाइम के बाद देखो अभी यहाँ पर करंट ग्रो करना चाह रहा है और वो धीरे धीरे ग्रो करे। टाइम के बाद ये जो ग्रोथ है, जिस रेट से करंट ग्रो कर रहा है, जिस रैपिडिटी से करंट ग्रो कर रहा था, वो रैपिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब di/dt का वैल्यू धीरे धीरे इन फ्यूचर बहुत टाइम के बाद क्या होगा, डिक्रीज होना चालू करेगा। करंट उतना रैपिडली ग्रो नहीं करेगा। बात समझ में आया? बहुत टाइम के बाद अगर di/dt का वैल्यू डिक्रीज करना चालू करेगा तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है या जो बैक EMF है, इसको मैं बैक EMF भी बोल सकता हूँ, इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा। और बहुत टाइम के बाद फाइनली एक वक्त आएगा कि करंट जो है वो स्टेडी हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं। di/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर में इनिशियली चार्ज ग्रो करते रहता है, एक टाइम के बाद कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पर भी करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक टाइम के बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, di/dt का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई बैक EMF नहीं होगा, तब सिर्फ कैपिटल E एग्जिस्ट करेगा और उस वक्त इस सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E/R। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? ओके फाइन। अभी हम इसी डिस्कशन को ना क्वांटिफाई करते हैं, एग्जैक्टली देखते हैं कि करंट कैसे वैरी करता है। इज दैट क्लियर? हाउ डज द करंट वैरी विद टाइम? देखो, लेट अस अप्लाई द लूप रूल इन दिस केस। अगर मैं लूप रूल अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। या हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इफ आई अप्लाई द लूप रूल दैट इज प्लस ई, राइट। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज -IR, और यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस जाएंगे तो मैंने टेक्निक सिखाया था, दैट इज L इंटू di/dt दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? सो इन दिस केस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज E-IR, ठीक है ना। इसको इधर लेके चले जाते हैं, दैट इज L di/dt, इसको भूलना मत। हम क्या करेंगे, सारे I वाले टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, दिस इज di, और नीचे क्या आएगा, दैट इज E-IR, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर dt, नीचे क्या आ जाएगा, L, राइट। इफ आई इंटीग्रेट दिस, ध्यान से देखना, व्हेन करंट इज इक्वल टू 0, व्हेन करंट इज इक्वल टू 0, व्हेन सॉरी नॉट करंट इज इक्वल टू, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैं गलत बोल रहा था। जब टाइम 0 इनिशियली, what will happen to the current in the circuit? Can you tell me what will be the value of current in the circuit? The value of current in the circuit will be equal to 0. क्यों 0 होगा? एक बार ये सोच के देखो, इनिशियली करंट का ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्या? अगर इंडक्टर नहीं होता तो करंट इंस्टेंटली 0 से लेके E/R तक पहुंच जाता। तो इनिशियली di/dt का वैल्यू इतना ज़्यादा होगा, इस बैक EMF का वैल्यू इतना ज़्यादा होगा कि सर्किट का जो रिजल्टेंट EMF है वो 0 हो जाएगा। ये छोटा ही बड़ा E का बराबरी कर लेगा एंड रिजल्टेंट EMF क्या हो जाएगा, सर्किट में 0 हो जाएगा। सो इनिशियली देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। बात समझ में आया? तो करंट का वैल्यू क्या होगा, 0। आफ्टर ए टाइम t, लेट अस से करंट इन द सर्किट इन दिस केस इज इक्वल टू I। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ln E-IR, नीचे क्या बच जाएगा, एक E बच जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर एक माइनस कैपिटल R बचा रहेगा, इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। उसका लिमिट्स क्या होगा, 0 से लेके I तक, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस इज T/L, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करना चाहें, दिस इज E माइनस, अच्छा इसमें ऑलरेडी वैल्यूज मैंने पुट कर दिया, आई एम सो सॉरी, इसमें हमने वैल्यूज ऑलरेडी पुट कर दिया, इसको मिटा देता हूँ। वैल्यूज पुट करने के बाद ही मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। सो दिस इज E-IR, दिस इज E ln, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज -T/L/R, ठीक है। इस L/R को हम इस बार टाउ लिख देंगे, इसको भी हम टाइम कांस्टेंट ही बोलेंगे। दिख रहा है कितना सिमिलर है ये वाला सिचुएशन और चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इन दिस केस टाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट, L/R। इस बात को याद रखना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दिस इज E-IR, यहाँ पर एक छोटा E है, दिस इज, इन दिस केस हमको क्या मिलेगा, देखो, दैट इज E इंटू e⁻⁻ -t/टाउ। इसको और सिंप्लीफाई करें तो I का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से E कॉमन ले लूँ तो 1 - e⁻⁻t/टाउ, और नीचे एक R रह जाएगा।
इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से क्या आया, दैट इज ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ. Is that clear? Now, can you tell me what is E by R? What is E by R? E by R is finally the maximum current which will be established in the circuit. Right? तो यहाँ पर E by R की जगह हम I equal to I not लिख देते हैं, that is 1 minus e to the power of minus t by tau. बात समझ में आया? ये जो टाइम कांस्टेंट है देखो, ये पावर में आ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट इज, ये दिस इज बेसिकली पावर माइनस टी बाई टाउ, और मुझे ये पता है कि ये क्या है, दिस इज डायमेंशनलेस. राइट? पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. तो अगर ऊपर टी है, नीचे टाउ है, ऊपर अगर सेकेंड्स होगा तो नीचे टाउ का भी यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स ही होना पड़ेगा. दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एल बाई आर जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये जो एल बाई आर हमने लिखा है यहाँ पर, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सेकेंड्स ही होगा. इज दैट क्लियर? मतलब एल बाई आर जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है. इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, फिर से और एक बार, ये वाला जो एक्सप्रेशन दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट 1 minus e to the power of minus t by tau. So this is an expression जो तुमको exactly ये बताएगा कि करंट टाइम के साथ इस RL सर्किट में कैसे वैरी कर रहा है. As we expected, यहाँ पर जब टाइम 0 होता है, एक बार t equal to 0 पुट करके देखो क्या आएगा. t to the power 0 is what? 1. e to the power 0 is 1. 1 minus 1 is 0. तो करंट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. करंट 0 आ रहा है. अभी ये बताओ कि when will the current in the circuit will be equal to I naught, मतलब E by R का वैल्यू कब ये अटेन कर लेगा, कब इस सर्किट में करंट एक स्टेडी वैल्यू अटेन कर लेगा, when t is equal to infinity. तो I का वैल्यू कितना होगा, e to the power of minus infinity, ये पूरा 0 हो जाएगा. I का वैल्यू क्या होगा, I naught. इसका मतलब ये है कि इस RL सर्किट में करंट को स्टेडी होने में, करंट को अपना मैक्सिमम वैल्यू E by R को अटेन करने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा. Exactly similar to the story of capacitors, to the story of charging of capacitors, जहाँ पर एक कैपेसिटर में कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है. इसमें इस आरएल सर्किट में जो करंट है उसको अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा. इनिशियली करंट क्या होगा, 0. इनिशियली करंट 0 मतलब ये जो इंडक्टर है ये इतना अपोजिशन ऑफर करेगा कि इस सर्किट में रिजल्टेंट करंट क्या होगा, 0. बात समझ में? फाइनली बहुत टाइम के बाद, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, कितने लॉन्ग टाइम के बाद, ऑलमोस्ट t इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद एक स्टेडी स्टेट अटेन होगा जहाँ पर इस सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के साथ नहीं बदलेगा. इन दैट केस ध्यान से देखो, आई का वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू कितना है, दैट इज ई बाई आर मैं लिख सकता हूँ. तब ये जो सर्किट है ये ऐसा बिहेव करेगा कि इंडक्टर है ही नहीं, बिकॉज तब इंडक्टर इनएक्टिव हो जाएगा. इंडक्टर तब तक एक्टिव होता है जब तक करंट वैरी करता है. एक बार करंट स्टडी हो जाए, एक बार डी आई बाई डी टी का वैल्यू 0 हो जाए, यू कैन जस्ट इमेजिन और रिप्लेस द इंडक्टर विथ ए कंडक्टिंग वायर. बात समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना. एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट. मतलब या तुम ये कह सकते हो कि इट विल बिहेव like a resistor having infinite resistance because वो करंट को फ्लो करने नहीं देता, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. ठीक है ना? इस लाइन को हमेशा याद रखना. इस टेक्निक को हम सर्किट सॉल्विंग में यूज करते हैं. एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कंडक्टिंग वायर. इंडक्टर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कंडक्टिंग वायर. और लिटरली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, हम अपने सर्किट में इंडक्टर को एक बार ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेंगे t इक्वल टू 0 में. और जब हम स्टडी स्टेट में बात करेंगे तो उस इंडक्टर को हटा के, सर्किट से पूरा हटा के एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक कंडक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करेगा. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? और एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करूँ, किसके बारे में, पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करूँ. वी ऑल नो कि बैटरी में जितना पोटेंशियल गेन होता है, रेजिस्टर में कुछ ड्रॉप होगा VR, इंडक्टर के अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा VR. लेकिन व्हाट इज द सिनेरियो एट टाइम t इक्वल टू 0? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एट टाइम t इक्वल टू 0 वी ऑल नो कि करंट I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा.
इनिशियली सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, what will be the potential drop across the resistor? We know that the potential drop across the resistor is given by the expression IR. अगर I ही जीरो है तो IR का वैल्यू भी क्या होगा? IR का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर अगर प्लस ई का गेन होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पर अगर प्लस ई का गेन होता है, इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा. और मुझे पता है कि अगर हम क्लोज लूप में घूमेंगे, सारा का सारा ड्रॉप इन क्लोज लूप जीरो हो जाना चाहिए. तो प्लस ई का अगर गेन है तो सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? इसी इंडक्टर के अक्रॉस होगा. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी एल का वैल्यू क्या होगा? ई होगा. तो यहाँ पर प्लस ई का अगर गेन होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस माइनस ई का लॉस होगा. तब जाके नेट चेंज इन ईएमएफ या क्लोज लूप में जो नेट चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या आएगा? जीरो आएगा. दैट मीन्स इनिशियली सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है? इंडक्टर के अक्रॉस होता है. Initially, be very careful with this term, initially. What will happen at time t equal to infinity? At time t equal to infinity, we know that current का वैल्यू कहाँ तक पहुँच चुका? E by R तक पहुँच चुका है. So what is the potential drop across the resistance IR? I की जगह अगर मैं E by R पुट करूँगा तो हो जाएगा E. बस इसका मतलब है यहाँ पर अगर प्लस ई का गेन होता है, रजिस्टर के अक्रॉस कितने का ड्रॉप होगा? पूरा का पूरा ई ड्रॉप हो जाएगा. दैट मीन्स इंडक्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? जीरो. And it was obvious because at equal to infinity current is already attained its steady value. और जब steady value attain कर लेगा, ये इंडक्टर एक सिंपल कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा और कंडक्टिंग वायर के क्रॉस कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता. इसलिए VL का वैल्यू हमने क्या लिख के रखा? जीरो लिख के रखा. बात समझ में आया? फिर और एक बार, इनिशियली अगर हम देखें यहाँ पर कि इस सर्किट सिंपल वर्ड्स में कैसे बिहेव करता है. एट t equal to 0 इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, देयर इज नो करंट इन द सर्किट. एट t equal to infinity the current in the circuit becomes steady. In that case the inductor behaves like a conducting wire, and we can forget about the inductor. We can replace the inductor by conducting wire. Only the resistor will exist and we can simply treat the circuit as a purely resistive circuit. inductor को भूल सकते हैं. और बीच के स्टेज में क्या होगा? बीच के स्टेज में अगर हम देखें करंट एस विद टाइम कैसे वैरी करता है. करंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वैरी करता है. करंट धीरे धीरे ग्रो करता है. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? करंट धीरे धीरे ग्रो करता है और इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट फाइनली स्टडी हो जाता है, अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है. ठीक है, ओके. इसको पॉज करके अच्छे से लिखो, मैं मिटा रहा हूँ. Let us once talk about the physical significance of time constant, right? इसका जो physical significance है इसके लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. और ये भी डिस्कशन हमने ऐसा ही कुछ डिस्कशन कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में भी किया था. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाउ एल, जिसको हम क्या लिखते हैं? L by R. नाउ ये जो करंट का एक्सप्रेशन है I, दैट इज इक्वल टू क्या है? दैट इज I नॉट 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t by 2. इज दैट क्लियर? या I नॉट क्या है बताओ? I नॉट का वैल्यू E by R 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t by tau L. ये जो E by R है ये क्या है? दिस इज द इक्विलिब्रियम करंट इन द सर्किट. मतलब फाइनली सर्किट में जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा वो करंट है. दिस इज इक्विलिब्रियम करंट. बात समझ में आया? और जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि जो टाउ एल है दैट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम. तो एक बार हम ये देखते हैं कि जब टाइम टाउ एल हो जाता है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 1 टाउ एल, मतलब इतने टाइम के बाद व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? I इक्वल टू हम E by R लिखते हैं और यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 1 एंड दिस इज 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज E by R. इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि 1 टाउ टाइम के बाद, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 1 टाउ इट्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम यार, 10-20 सेकेंड या समझ में आ रहा है मैं क्या? इट्स ए नंबर दैट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम. तो इतने टाइम के बाद इस सर्किट में करंट जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? ध्यान से देखो, I का वैल्यू 0.63 टाइम्स ऑफ E by R. E by R इज द इक्विलिब्रियम करंट. इसका मतलब है कि 1 टाउ टाइम गुजरने के बाद सर्किट में जो करंट है इट हैज अचीव्ड 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू. फाइनली वो जो वैल्यू अटेन करेगा दैट इज E by R अटेन करेगा, उसका 63% तक वो अटेन कर चुका है. करंट हैज अटेन्ड, ध्यान से सुनना, 63% of its equilibrium value. बात समझ में आया?
करंट जो है इट इज अटेन 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, राइट। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में एग्जैक्टली ऐसा कहानी था कि कैपेसिटर प्लेट में जो चार्ज है 1 टाउ टाइम के बाद वो चार्ज कहाँ तक पहुँचता है, इट अचीव्स 63% of the maximum value, that is CV. CV is the maximum amount of charge which can be stored on the capacitor plate. 1 टाउ टाइम के बाद कितना चार्जिंग हो चुका होता है, 63% ऑफ द फाइनल चार्ज अटेन कर चुका होता है वो कैपेसिटर प्लेट। एग्जैक्टली यही चीज़ है, यहाँ पर भी यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इस चीज़ को अच्छे से लिख कर रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज करके लिख के रखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके अभी थोड़ा ग्राफ्स को ध्यान से देखते हैं, एक बार इक्वेशंस को भी लिख के रखते हैं ताकि कोई डाउट ना हो तुम्हारा। करंट का एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट के जगह मैं ई बाई आर लिखता हूँ, ज़्यादा फील आएगा, दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ। इज दैट क्लियर, समझ में आया। सो इफ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, वो आई इंटू आर होता है, और ये कितना होगा, दैट इज कैपिटल ई। अगर आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया। ओके फाइन। तो अभी इस एक्सप्रेशन से हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। एक बार हमने यहाँ पर प्लॉट किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर विद टाइम, राइट, और यहाँ पर हमने प्लॉट किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड बोथ द ग्राफ्स आर वेरी वेरी ऑब्वियस। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज तुम खुद सोच के देखो, इनिशियली जो है, इनिशियली टाइम टू इक्वल टू 0, what is the current in the circuit? The current in the circuit is equal to 0. अगर सर्किट में करंट 0 है तो what will be the potential difference across the resistor? The potential difference across the resistor will be equal to 0. बात समझ में आ रहा है। as time passes, initially करंट क्या करता है, देखो you need to understand something। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो potential difference across the resistor is directly proportional to current, because R जो है ये तो constant है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वैरी करेगा, जिस तरीके से करंट वैरी कर रहा होगा सर्किट में, उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अकॉर्डिंगली वैरी कर रहा होगा। मुझे पता है कि इनिशियली करंट ग्रो करता है एंड धीरे धीरे करंट जिस रैपिडनेस से ग्रो करता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड करंट अपना फाइनल वैल्यू ई बाई आर अटेन कर लेता है। इसी चीज़ को अप्लाई करके अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे वैरी करेगा, अगर ये बताना चाहूँ तो इनिशियली करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी 0 है। करंट अगर ऐसा वेरी करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी ऐसा वेरी करेगा। और ध्यान से देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी में जब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा वी आर का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सो ध्यान से देखो इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच कर जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ई को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज बैटरी ईएमएफ। मतलब बैटरी के अक्रॉस जितना ईएमएफ है सारा का सारा इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। इंडक्टर का पोटेंशियल VL वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। इनिशियली सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है, इंडक्टर, मैंने बताया था। सो इनिशियली प्लस ही यहाँ पर होगा। व्हाट विल हैपन एज टाइम पासेस, एज टाइम पासेस द करंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका रैपिडनेस जिस रैपिडली वो ग्रो करता है वो डिक्रीज करना चालू करेगा, तो इंडक्टर का जो ईएमएफ है वो भी ड्रॉप करना चालू करेगा। इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इन दिस केस, राइट। एंड फाइनली मुझे पता है कि स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद, बहुत टाइम गुजरने के बाद करंट बेसिकली सर्किट में स्टडी हो जाता है, और इंडक्टर का जो ईएमएफ होता है उसका एक्सप्रेशन याद है ना, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का फाइनल वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो ईएमएफ का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ईएमएफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। फाइनली इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो हमारे हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ टच करेगा और हमको ये बताएगा कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करते करते फाइनली 0 इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर एंड टाइम, एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड टाइम। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया। पॉज करके इसको लिख के रखो। अभी जो ये सर्किट है इसको ध्यान से देखो ऐसा सीन क्या है, ये समझो कि इनिशियली ना हमने इस एंड को ए के साथ कनेक्ट करके रखा। इनिशियली ये जो स्विच ऐसे इसको हमने ए के साथ कनेक्ट करके रखा, और ध्यान से देखो लूप क्या बना होगा, लूप बना होगा ये वाला, दिख रहा है, दिस इज द लूप इन दैट केस, राइट। दैट मीन्स द लूप नाउ इज कनेक्टेड विद द बैटरी, और हम ये स्विच ए के साथ बहुत लंबे टाइम तक कनेक्ट करके रखते हैं। अगर मैंने कहा कि हमने इस स्विच को ए के साथ बहुत लंबे टाइम तक कनेक्ट करके रखा, इससे तुमको ये समझ में आना पड़ेगा कि भाई बहुत लंबे टाइम तक है, मतलब यहाँ पर करंट फाइनली अपना स्टेडी वैल्यू या इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर चुका होगा। बात समझ में आया। दैट मीन्स अभी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, जो आई नॉट का वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज ई बाई आर। और अभी हमने क्या किया,
अभी हमने क्या किया, इस स्विच ए को खोला, खोल के हमने क्या किया, अभी इसको हमने बी के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बी के साथ। अभी देखो तुम्हारा सर्किट दिखने में कैसा होगा, दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द इंडक्टर एंड द सर्किट इज क्लोज्ड, व्हिच मींस अगर मैं इस ब्रांच को बी के साथ कनेक्ट कर दूं, क्या गायब हो गया, हाँ टेल मी, क्या गायब हुआ, बैटरी गायब हो गया। अगर बैटरी ही सर्किट से गायब हो गया, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, बैटरी इज द मोटिवेटर ऑफ करंट। अगर बैटरी ही नहीं रहा सर्किट में, अगर हम इसको बी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी गायब हो गया, वी एक्सपेक्ट द करंट टू फॉल, वी एक्सपेक्ट द करंट टू ड्रॉप। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? करंट का वैल्यू क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, है ना? करंट का वैल्यू ड्रॉप करेगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट कौन लाएगा, इंडक्टर लाएगा। बिकॉज इंडक्टर क्या बोलेगा, भाई साहब मैं क्यों हूँ, मैं तो चेंज को अपोज करूंगा। अभी अगर करंट गिरना चाहता है, मैं उस गिरने को अपोज करूंगा एंड आई विल सेंड करंट अलोंग द सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंडक्टर क्या करेगा, इस डीके प्रोसेस को, करंट जो गिर रहा है इसको स्लो डाउन कर देगा। बात समझ में आया? और उसी करंट को E/R से जीरो तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कितना टाइम, हम इसको क्वांटिफाई करके मेजर करके बताते हैं। लेट अस यूज लूप रूल इन दिस सर्किट, राइट? लेट अस से देयर इज अ करंट I व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट एट एनी टाइम t। ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? इनिशियली कितना करंट था, I0 करंट था। एट आफ्टर अ टाइम t वही करंट डिके होकर उसका वैल्यू I तक पहुंचा है। इफ आई यूज लूप रूल है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस IR, राइट? दिस इज माइनस L di/dt दैट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलो मैं लिख के रखता हूँ। इन दिस केस दिस इज डीके ऑफ करंट, हम इसी के बारे में डिस्कस करें, डीके ऑफ करंट इन एन आरएल सर्किट, राइट? यहाँ पर माइनस आई आर माइनस एल दिया बाई डी टी हमने लिख दिया एंड हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए इन दिस केस। सो अगर मैं यहाँ पर माइनस आई आर को इधर रखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो हम एक काम कर सकते हैं इन दिस केस, दैट इज डी आई, सॉरी ये प्लस होगा, डी आई बाई आई लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, दैट इज माइनस डी टी डिवाइडेड बाई एल बाई आर। ठीक है, सही है ना? ओके, नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस, ध्यान से देखना, एट टाइम t इक्वल टू 0 द करंट इन द सर्किट वाज मैक्सिमम, राइट? जब तुमने स्विच बी के साथ कनेक्ट किया था, पॉइंट बी के साथ कनेक्ट किया था, तब सर्किट में स्टेडी स्टेट करंट था, दैट इज I0। टी टाइम के बाद ये करंट I का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई दैट इज एल एन आई, लिमिट्स पुट करूंगा तो I बाई I0, राइट? और इसका लिमिट्स क्या होगा, दैट इज माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। यहाँ पर हम टाउ एल को क्या लिख सकते हैं, टाउ एल को हम लिख सकते हैं दैट इज एल बाई आर, ठीक है? तो यहाँ पर दिस इज ई, सो यहाँ पर आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज I0 e to the power of minus t by tau। बात समझ में आया? दिस इज द एक्सप्रेशन इन दिस केस एंड वी कैन इजीली सी कि जब टाइम जीरो था, वी आर एक्सपेक्टिंग फुल करंट इन द सर्किट, t इक्वल टू 0 होने से I का वैल्यू कितना होगा, I0 होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, E by R, दैट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट। एंड इनफाइनाइट टाइम के बाद वी नो दैट द करंट विल फाइनली ड्रॉप डाउन टू 0। t का वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ, e to the power माइनस इन्फिनिटी 1 by e to the power इन्फिनिटी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, और एक चीज़ अगर हमको देखना है कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 1 टाउ l, तब करंट I का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं ये पुट करूंगा दैट इज I0 बाई ई हो जाएगा, दैट इज 0.37 टाइम्स ऑफ I0। इसका मतलब क्या है कि अभी जो करंट है वो 37% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू है। बात समझ में आया मैंने क्या कहा, 37% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। दैट मीन्स कितना डिके हो चुका है, कितना डिके हो चुका है, कितना कम हो चुका है। 100 माइनस 37 कितना आ जाएगा, 63% क्या हो चुका है, डिके हो चुका है। तो तुमको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, 63। अगर करंट ग्रो करेगा 1 टाउ के बाद 63% ग्रो कर जाता है, अगर ड्रॉप करेगा तो 63% ड्रॉप कर जाएगा, तो बचेगा कितना, 37%, जिसको हमने 0.37 से लिखा। हमेशा 63 याद रखना, ग्रो करते वक्त भी 63% ग्रो करेगा, घटेगा भी तो 63% घटेगा। लेकिन गलती मत करना, घटने के बाद 63% अगर घट गया तो बचा कितना, बचा 37%। तो यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज करंट I, दिस इज टाइम t, इन दिस केस ध्यान से देखना, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये रेड वाला ग्राफ ब्लैक वाले ग्राफ को टच करेगा, और ये जो टाइम मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, दिस इज टाउ एल, मुझे पता है कि यहाँ का परसेंट कितना होगा, दैट इज 0.37% ऑफ I0। तो कितना डिके घट चुका है, 63% डिके हो चुका है करंट का।
राइट, समझ में आया? यहाँ पर भी इंडक्टर ने अपना वही काम किया, इट विल अपोज द कॉज। यहाँ पर करंट गिरना चाहता है, बट इंडक्टर ने इस गिरने वाले प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया, जितना रैपिडली गिरना था इसको। अगर इंडक्टर नहीं होता तो फटाक से करंट E बाय आर से जीरो हो जाता। इंडक्टर होने के कारण इसी डीके प्रोसेस को खत्म होते होते इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। Right, so this is the story about the decay of current in an RL circuit. I hope you have enjoyed this. Watch this video properly, make proper notes. If you have any doubts, please feel free to comment. I will get back to you. So इस टॉपिक को यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है? सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।